नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जौहर, सुप्रभात। मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में। शुरुआत सुर्खियों से करते हैं। इजराइल के यरूशलेम में लगी भीषण आग, नेशनल इमरजेंसी की गई घोषित, कई इलाके कराए गए खाली। आग बुझाने में जुटी 63 दमकल की टीमें। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 23 मई तक पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद, भारत से नहीं गुजर पाएंगे पाकिस्तान के विमान। देश में आजादी के बाद पहली बार होगी जातिगत जनगणना, पीएम मोदी ने CCPA की बैठक में लिया फैसला, राहुल गांधी ने फैसले का किया स्वागत। आज से 10 मई तक वक्फ कानून को लेकर अभियान चलाएगी छत्तीसगढ़ बीजेपी, मुस्लिमों के बीच जाकर बताएगी फायदे। सीएम साय वक्फ कानून पर जन जागरण अभियान की करेंगे शुरुआत। आज जबलपुर का दौरा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कलेक्टर कार्यालय में बने रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का करेंगे लोकार्पण। दमोह जबलपुर हाईवे सड़क हादसे में एक की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक को किया आग के हवाले, गुबरा गांव में हुआ हादसा। भोपाल TIT कॉलेज रेप कांड में बड़ा खुलासा, पॉर्न साइट पर वीडियो बेचने की कोशिश कर रहा था आरोपी फरहान, अबरान और नबील कर रहे थे साइट सर्च करने में मदद। दंतेवाड़ा में 3 इनामी नक्सलियों समेत 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 3 नक्सलियों पर था 4 लाख का इनाम, अलग अलग इलाकों में थे सक्रिय। और हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। इधर पीएम मोदी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आज उद्घाटन करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी अपना दूध 2 रुपए महंगा कर दिया है। इधर पाकिस्तान ने ISI चीफ आसिम मलिक को NSA बनाया है। पांचवी बड़ी खबर, US यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई है। US यूक्रेन के बीच मिनरल डील हुई है, ट्रंप ने मदद का दावा किया है। इधर मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में तेज गर्मी पड़ने का अनुमान जताया गया है और IPL में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान की। तो भारत सरकार ने पाकिस्तान पर एक और बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। 23 मई तक के लिए एयर स्पेस बंद है, यानी कि अब भारत के ऊपर से पाकिस्तानी विमान नहीं गुजर सकेंगे। पाकिस्तानी विमानों को भारतीय सीमा में घुसने की इजाजत नहीं होगी। एयर स्पेस बंद करने से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान का अब सामना करना पड़ेगा। तो इससे पहले भी कई अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान की कमर हम तोड़ चुके हैं और अब आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एक बेहद बड़ा एक्शन, ऐसे कई विमान हैं जो भारतीय एयर स्पेस का उपयोग करते हैं, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान के लिए ये एक एयर स्ट्राइक की है। एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। 23 मई तक के लिए एयर स्पेस बंद रहेगा, यानी कि पाकिस्तानी विमान भारत के ऊपर से नहीं गुजर पाएंगे। पाकिस्तानी विमानों को भारतीय सीमा में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एयर स्पेस बंद करने के बाद, जैसा कि हमने आपको बताया, पाकिस्तान को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान का अब सामना करना पड़ेगा। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, ये वो तमाम देश हैं जो अब यहां पर उन्हें यात्रा करने के लिए अब लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। पहले ये बहुत आराम से भारतीय एयर स्पेस का उपयोग करते हुए, भारत के ऊपर से उड़ान भरते हुए दूसरे देश चले जाते थे, लेकिन अब इन तमाम देशों में जाने के लिए पाकिस्तान को लंबी दूरी का सामना करना पड़ेगा और आर्थिक नुकसान होगा सो अलग। तो कल ही हमने आपको बताया था कि कल ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इससे पहले कूटनीतिक तरीके से हमने पाकिस्तान को मजा चखाया था, उसके दांत खट्टे किए थे और अब आप देखिए किस तरह से एक एयर स्ट्राइक की गई है। एयर स्पेस बंद कर दिया गया है भारत का पाकिस्तान के लिए।
और पाकिस्तान सरकार में अफरा तफरी मची हुई है। देर रात बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। देर रात शहबाज शरीफ ने एनएसए बना दिया है। असीम मलिक नए एनएसए बनाए गए हैं। पाकिस्तान के आईएसआई प्रमुख को एनएसए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देर रात इसके आदेश जारी किए। तो इससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने देर रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब देखिए रातों रात बड़े बड़े बदलाव कर रहा है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने नया एनएसए बना दिया है। असीम मलिक को एनएसए बनाया गया है, यानी कि अब यहां पर ये सिक्योरिटी एडवाइस देंगे और आईएसआई प्रमुख एनएसए का अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंप दिया गया है। देर रात ये आदेश जारी किए गए हैं। तो जिस तरह से ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भारत में जारी है, एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और खलबली और डर मचना लाजमी भी है। जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम में घुस करके आतंकी वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद से माना ही जा रहा था कि अब भारत कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है। और जिस तरह से अब दुश्मन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। यहां पर भी बड़े बदलाव देर रात हो रहे हैं। रात के अंधेरे में जिस तरह से आतंकी वारदातों को पाकिस्तान अभी तक अंजाम देता आया है, और अब आप देखिए भारत के डर से पाकिस्तान किस तरह से डर के साए में है, देर रात बड़े बड़े बदलाव कर रहा है। और भारत के डर से पाकिस्तान के बाजार में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट देखने को मिली है। पाकिस्तानी शेयर बाजार में 3,500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। एक दिन में 3% से ज्यादा बाजार गिर गया और अभी तो सिर्फ 3% से ज्यादा बाजार गिरा है। अभी आने वाले समय में और पाकिस्तान के बाजार में खलबली मचेगी, उसकी स्टॉक एक्सचेंज में और भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। पाकिस्तानी शेयर बाजार बताया जा रहा है कि 3,500 अंकों की गिरावट यहां दर्ज की गई है। एक दिन में 3% से ज्यादा बाजार गिर गया। तो इतना असर तो तब भी नहीं हुआ था जब अमेरिका ने टैरिफ वॉर का ऐलान किया था, लेकिन अब आप देखिए जिस तरह से लगातार एक के बाद एक भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ फैसले ले रही है, उसका असर सीधा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर देखने को मिल रहा है। तो पहले ही पाकिस्तान आर्थिक मोर्चों पर अपने घर पर लड़ रहा है और जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह सामने आया कि पाकिस्तान ने ही इन तमाम आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी, जिस तरह से भारत अब उससे लोहा ले रहा है, तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज भी किस तरह से भरभरा कर गिर गया है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारत की ओर से फिर मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। तो दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति, लगातार बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और चेक पोस्ट पर भी पाकिस्तानी सैनिक लगातार आप देखिए किस तरह से चेक पोस्ट पर फायरिंग कर रहे हैं। भारत के कई गांवों को निशाना बना रहे हैं। एलओसी पर वो शांति से नहीं बैठ रहे हैं। एक तरफ आप देखिए किस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों को भेजते हैं भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, और दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों को एलओसी पर परेशान कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारतीय सैनिक शौर्य का यहां पर परिचय देते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, उनके दांत खट्टे कर रहे हैं। लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और लगातार आज 7वां दिन है जब एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चेक पोस्ट पर गोलीबारी की है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है हमारी सेना के जवानों ने। कुपवाड़ा और उरी ये बताया जा रहा है कि आसपास के जितने भी गांव इलाके हैं, कल हमने आपको बताया था कि खंदरूनी, नौशेरा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। और अब उरी और पुलवामा के पास ये खबर मिल रही है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, कुपवाड़ा में भी। चलिए कुछ दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं। इजराइल का रुख करेंगे। यहां पर यरूशलेम में भीषण आग लग गई है और इसे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। एहतियातन कई इलाके खाली करा लिए गए हैं। राजधानी तेल अवीव जाने का राजमार्ग बंद कर दिया गया है। दोनों शहरों के बीच रेल यातायात को भी रोक दिया गया है। आग ये कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी 63 दमकल की टीमें और 11 विमानों को तैनात कर दिया गया है। ये यहां पर जुटे हुए हैं आग पर काबू पाने के लिए। आग लगने के बाद लोग अपनी गाड़ियां छोड़ करके भाग रहे हैं, अपने घरों को छोड़ करके भाग रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि इजराइल इस वक्त कितनी बड़ी नेशनल इमरजेंसी से जूझ रहा है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। आग की बड़ी बड़ी लपटें, आग का विकराल रूप।
धुएं का ये गुबार। यरूशलेम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही जो राजधानी है यहाँ की तेल अवीव, वहां तक जाने के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। आसपास के तमाम घरों को खाली करा लिया गया है, पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। लोग डर के कारण अपनी गाड़ियों को छोड़कर भाग रहे हैं, अपने घर को छोड़कर भाग रहे हैं। दोनों शहरों के बीच रेल यातायात को भी रोक दिया गया है। लगातार आग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त 63 दमकल की टीमें और इसके साथ विमान के जरिए भी कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। और अब दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली हाट में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहत की बात यह है कि आग से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली हाट की आप देखिए। आग के कारण सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर पहले क्या था, अब क्या बचा है। सिर्फ आप देखिए यहाँ पर सिर्फ राख ही राख और जो जला हुआ सामान है वो पड़ा हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। अब आपको मध्य प्रदेश में आई सड़क हादसे के बाद हुए विवाद और आगजनी की तस्वीर दिखाते हैं। जबलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने इसके बाद ट्रक को आग के हवाले कर दिया। आग बुझाने के लिए आई फायर ब्रिगेड ने जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी उस पर भी पथराव कर दिया गया। एक कर्मचारी का सिर फूट गया है। गंभीर हालत में उसे जबलपुर रेफर किया गया है। जबलपुर दमोह जिले की सीमा के पास यह हादसा हुआ और उसके बाद यहां पर विवाद की स्थिति बन गई। धर्म गौतम हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्म, अभी वहां पर हालात कैसे हैं? ग्रामीणों में इतना आक्रोश की फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी, उसके ऊपर ये पथराव कर दिया गया, ऐसा क्यों? बेशक देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं जो घटना है बेहद ही हृदय विदारक थी। जो कि जो मृतक है उसकी बड़ी बहन की शादी थी। कल देर रात वहां पर बारात आई हुई थी और उसी बारात की शादी की तैयारियों में वह जो मृतक है सौरभ मेहरा 20 से 22 वर्षीय जो बताया जा रहा है, वह घर की बारात की तैयारियों में लगा हुआ था। बारात आई थी, उनके स्वागत की तैयारियों में तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती उन्हीं तैयारियों में लगा हुआ था। उसी दौरान जब ये बाइक से निकला है, जो बारात जहाँ पर रुकवाई गई थी जनवासी के लिए वहां जा रहा था, उसी दौरान ये जो ट्रक है गेहूं से लोड ट्रक ये आ रहा था और ट्रक ने से अचानक इसकी टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जो सौरभ मेहरा है उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। सब जब देखा ग्रामीणों ने तो आक्रोशित हो गए। ट्रक जो कि जब वो वहां पर रुका हुआ था, चालक जो कि मौके से फरार हुआ तो ट्रक में आग लगा दी और आग इतनी भीषण थी कि उस आग को बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है तो गुस्साए हुए ग्रामीण जो थे, वहां पर परिजन थे मृतक के, उन्होंने फायर ब्रिगेड की टीम के जो कर्मचारी उन पर भी हमला कर दिया। फायर ब्रिगेड जो वाहन है उस पर भी तोड़फोड़ कर दी। फायर ब्रिगेड कर्मी जो है वो अपनी जान बचाकर भागे, जिसमें एक फायर कर्मी बेहद गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। फिलहाल जो स्थिति हुआ है नियंत्रण में है। पुलिस ने वहां पर मोर्चा संभाला है। जबलपुर दमोह जिले की जो कि ये सीमा है, जो दमोह जिले का जबीरा थाना लगता है, जबीरा थाना पुलिस इसकी पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी जिस तरह की घटना सामने आई है उसके बाद पुलिस का कहना है कि जो भी ट्रक चालक की जो भी लापरवाही उसके खिलाफ मामला दर्ज करके पूरी जांच की जाएगी। ठीक है। और धर्म, जिन ग्रामीणों ने यहाँ पर पथराव किया है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बेशक देखिए, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की ये जो बात सामने आ रही कि जब घटना हुई थी और घटना के बाद आगजनी कर दी, आगजनी को जब बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने, परिजनों ने पूरा कानून अपने हाथ में लिया है और पहले आगजनी और फिर फायर कर्मी जो कि सरकारी कर्मचारी अतुल शुक्ला नामक फायर कर्मी को बेहद गंभीर चोटें, सिर पे 8 से 10 टाँके लगे हुए। कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर इस पर भी कार्रवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए धर्म। और गुजरात के खेड़ा में बेहद बड़ा हादसा हुआ है। नदी में नहाते समय 6 बच्चे डूब गए। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे एक ही परिवार के थे। रेस्क्यू टीम ने देर रात शव निकाला। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। तो बेहद दुखद और बेहद बड़ी खबर आपको गुजरात से बता रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के 6 बच्चे नदी में नहाने के दौरान नदी में समा गए। रेस्क्यू टीम ने देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसके बाद देर रात शव निकाले गए हैं और पूरे गांव में, पूरे घर में शोक की लहर। आप सोचिए, एक ही परिवार के 6 बच्चों ने दम तोड़ दिया। बेहद बड़ा हादसा। और बिग ब्रेकिंग अब आपको रायपुर से बता दें, तेज रफ्तार पुलिस वाहन पेड़ से टकरा गया है। टायर फटने के बाद
ये वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ड्राइवर को चोट आई है। पुलिसकर्मियों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिसकर्मियों के कॉल पर भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। सिविल लाइन थाने की देर रात की घटना है। तो देखिए टायर फटने के बाद किस तरह से पुलिस का वाहन हादसे का शिकार हुआ। और बड़ी बात आप सोचिए, पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस को कॉल किया था कि आप घायलों को अस्पताल पहुंचाइए, लेकिन पुलिस कर्मियों के कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आम जनता एम्बुलेंस को कॉल करती होगी तब क्या हाल होते होंगे। उसके बाद खुद पुलिस कर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया घायल ड्राइवर को। बात मोदी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला जनगणना से जुड़े विषय पर लिया गया। सरकार ने अब तय किया है कि जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी होगी। तो सवाल यह है कि अब तक जो बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ थी, वो अचानक से आखिर इसके पक्ष में आ कैसे गई, और विपक्ष जिसकी रट लगाए बैठा था, आखिर इस फैसले पर उसका रुख क्या है, ये सब कुछ देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। जिस जातिगत जनगणना का रट पूरा विपक्ष और खासकर राहुल गांधी पिछले 2 सालों से लगा रहे थे, अब उनकी ये मांग पूरी होने वाली है। मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मूल जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराई जाएगी। जनगणना इस साल सितंबर से शुरू की जा सकती है। इसे पूरा होने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में अगर सितंबर में जनगणना की प्रक्रिया शुरू भी हो गई तो अंतिम आंकड़े 2026 के आखिरी या फिर 2027 की शुरुआत में आएंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस अपने सियासी फायदे के लिए जातिगत जनगणना की रट लगाए बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। आखिरी बार जातिवार जनसंख्या की गिनती 1931 में हुई थी, जब देश में 52% आबादी ओबीसी की थी। इसके बाद इसकी गिनती नहीं हुई, अगर हुई भी तो इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। साल 2011 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई थी। लेकिन जब तक इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होती तब तक सत्ता बदल गई और 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार आ गई और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में बीजेपी सरकार ने इसे जारी नहीं किया। इधर केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो अब सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो जातिगत जनगणना कराने जा रही है। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया, इस पर विपक्ष क्या सोचता है, ये भी आप सुने। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। इधर बीजेपी नेताओं ने जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत किया है। कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आने वाले जनगणना में जाति का एक कलम रहेगा, जाति जनगणना को रूप दिया जाएगा। अब तक आजादी के उपरांत जितने भी जनगणना हुए हैं, किसी में भी ये एक व्यवस्था नहीं थी। लंबे समय तक देश की शासन में कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस पार्टी कभी भी इसकी पक्ष में नहीं रहा। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। कुल मिलाकर तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच जातिगत जनगणना देश में होगी।
इस पर मुहर लग चुकी है। श्रेय लेने की होड़, इसके फायदे नुकसान और इसके दूरगामी परिणामों के पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब यह तय हो गया है कि भारत में कौन सी जाति के लोग कितनी तादाद में हैं, ये साफ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वाकई केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया है और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा फैसला बताया है। सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनगणना के न केवल घोषणा करना बल्कि जनगणना में जातिगत जनगणना के निर्णय का परिपालन कराना, ये आज़ादी के बाद किसी भी देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा निर्णय है। तो इधर फैसला आया, इधर क्रेडिट लेने की राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने मोदी कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया, वहीं कांग्रेस इसे दबाव में लिया गया हुआ फैसला बता रही है। सुनते हैं कुछ और रिएक्शंस। केंद्रीय कैबिनेट में अगर निर्णय हुआ है तो होगा ही। कैबिनेट तो सुप्रीम पावरफुल रहता है, जो उसमें डिसीजन होता है वो तो होता ही। फायदा होगा तभी निर्णय लिया गया है। अब फायदा क्या क्या होगा उसके लिए देखना तो पड़ेगा। मुझे लगता है शायद देर कर दी। मैंने कहा 2021 में होना चाहिए। तो आज ये डबल इंजन की सरकार इतने पीछे गई है कि अगर जातिगत जनगणना अगर हुई है तो निश्चित रूप से उसको तय सीमा में करना चाहिए और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, राहुल गांधी जी की मांग है, वो कहीं न कहीं देश की जनता के सामने आनी चाहिए। तो पूरा देश इंतजार कर रहा था कि क्या मोदी कैबिनेट की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ किसी फैसले पर मुहर लगने वाली है, लेकिन देखिए फैसला आया है जातिगत जनगणना का। इसको लेकर के देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है। इसके मायने क्या है, एनालिसिस क्या है, दिन भर IBC 24 आपको समझाता ही रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।